नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। 12 दिसंबर को राजस्थान में नए मुख्यमंत्री का मनोनयन हुआ था। भाजपा विधायक दल की बैठक में राजनाथ सिंह दिल्ली से आए थे पर्यवेक्षक बनकर और साथ में एक पर्ची वो लाए थे। वो पर्ची उन्होंने विधायक दल की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को दी और वसुंधरा राजे ने वो पर्ची वहां पर खोली कैमरे में सबके सामने। उनके चेहरे के जो एक्सप्रेशन थे उससे पता चल रहा था कि वो कितनी बुरी तरह से चौंकी थी नए सीएम के नाम को लेकर। लेकिन चूंकि पर्ची उन्हें थमाई गई थी, वो पर्ची उन्होंने बार बार देखी, चाहते हुए भी उन्होंने वो नाम का ऐलान कर दिया, भजनलाल शर्मा का। भजनलाल शर्मा तो मुख्यमंत्री बन गया, लेकिन वसुंधरा राजे के जो एक्सप्रेशन थे और जो पर्ची थी उससे भजनलाल शर्मा पर एक लेबल तभी चिपक गया, पर्ची सरकार का। बेहतर होता यदि राजनाथ सिंह गाड़ी में आते वक्त वसुंधरा राजे को पर्ची दिखा देते तो शायद इतनी बात नहीं बनती, लेकिन जो होना था वो हो गया और भजनलाल शर्मा पर लेबल लग गया पर्ची सरकार का, जिससे वो अभी तक छुटकारा नहीं पा रहे हैं। और इस बीच में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल पर एक बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में लगता है कि नई सरकार आई ही नहीं है, जिस तरह से सरकार काम कर रही है, और उसमें खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भी दोष नहीं है, क्योंकि वह कहीं मुख्यमंत्री की अथॉरिटी से काम ही नहीं कर पा रहे हैं। और उनके राज्य में जो चीफ सेक्रेटरी है सुधांश पंत, वो ज्यादा पावरफुल हैं, वो कार्यकारी मुख्यमंत्री की तरह काम कर रहे हैं। और जो उनके डिप्टी सीएम है उसमें एक डिप्टी सीएम तो मुख्यमंत्री से भी ज्यादा पावरफुल है। दिल्ली से तो पर्चियां आती है, दिल्ली का दखल है, वो तो वो कह ही रहे हैं। लेकिन अभी नई बात है कि राजस्थान में भी अलग अलग पावर सेंटर बन गए हैं और वो पावर सेंटर खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से ज्यादा पावरफुल है, ऐसा अशोक गहलोत का कहना है। चाहे वो ब्यूरोक्रेसी की बात हो, चाहे अपने मंत्रिमंडल की बात हो। साथ ही अशोक गहलोत ने एक और बात कही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह केंद्र में भी मंत्रियों से व्यवहार कर रहे हैं, तो जो मंत्री हैं वो ढूली घोड़ा बन गए हैं, बनकर रह गए हैं, और राजस्थान के मंत्रियों का भी यही हाल है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी मौजूद हैं। सैनी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। मैं आपसे चर्चा करें और पहले समझे कि अशोक गहलोत क्या कहना चाह रहे हैं और ढोली घोड़ा क्या है, तो उससे पहले एक बार अशोक गहलोत ने जो कहा है हम वो सुन लेते हैं। मुख्यमंत्री आपने बनाया है, हमें मतलब नहीं पर्ची से बनाया या कैसे बनाया वो तो आप जानो, परंतु आज उनको ताकत देनी चाहिए हाईकमान को। मेरी दृष्टि के अंदर ये डेमोक्रेसी का उचित नहीं है एक मुख्यमंत्री चला रहे एक व्यक्ति और चीफ सेक्रेटरी जो है वो डी फैक्टो मुख्यमंत्री काम करे। मुख्यमंत्री मैं सुन रहा हूँ कि कई उदाहरण आते मेरे पास में, मैं नहीं उस पर रहना चाहूँगा, पता नहीं उस पर कितनी सच्चाई है या नहीं है, पर ऑथोरिटी मुख्यमंत्री होनी चाहिए, वो नहीं है ऑथोरिटी। ये आप महसूस करते होंगे, और गवर्नेंस भी नहीं हो रही राजस्थान में, तो आप दोष कैसे दोगे मुख्यमंत्री को। और जिस प्रकार से व्यवहार हो रहा है, और डिप्टी सीएम में समझता हूँ ज़्यादा पावरफुल हो गए, और उनके खुद के सेक्रेटरी जो हैं बदले जा रहे हैं। हाँ, एक बात लास्ट और कहना चाहूँगा, तमाम मंत्रियों के प्राइवेट सेक्रेटरी कहलाते वो भी उनकी मर्जी से नहीं लग पा रहे हैं। आप चाहते क्या, आप क्या चाहते हो? इसके जवाब है प्रधानमंत्री क्या चाहते हैं देश के अंदर। केंद्रीय मंत्रियों को ढोली घोड़ा कर दिया उन्होंने, या मंत्री ढोली घोड़ा होके बैठे हुए हैं, कुछ चलती नहीं होगी बेचारों की। क्या ये क्या करेंगे, फायदे का क्या फायदे निकालेंगे? इनके मर्जी का मान लो, इनका खुद का पीएच नहीं लगेगा, उसको आप क्या कहोगे? आज मंत्रियों की अथॉरिटी जो है, आपने मंत्री बनाए, नए मंत्री बनाए होंगे, मैं स्वागत करता हूँ, अच्छी बात है, आपने प्रयोग किया, अच्छे बड़े बड़े पोर्टफोलियो जूनियर्स को दिए गए हैं, ये भी मैं इसको भी स्वागत करता हूँ। ताकत हो तो एक्स्ट्रा ताकत दो उनको। अगर वो नए हैं मान लो, तो उनको अनुभव नहीं है, आपको उनको एक्स्ट्रा ताकत देनी चाहिए। सेक्रेटरी के माध्यम से
उनके ओएटी के माध्यम से। इसकी बजाय उल्टा हो रहा है, 2-3 दिन तो बदल गए, अब डिप्टी सीएम हो गए, वो ओएटी या जो क्या कहते हैं बदल गए वो। आप ऐसा कभी सुना आपने हिंदुस्तान में कहीं पर? ये तो गुजरात मॉडल ला रहे हैं यहाँ पर। गुजरात के अंदर भी एक रिटायर्ड व्यक्ति है, 2003 का रिटायर्ड है, उनको पदवी दी गई है, कोई चीफ सेक्रेटरी के ऊपर कोई पदवी, पूरी गवर्नेंस वही कर रहे हैं गुजरात के अंदर। ये भी जो तानाशाह प्रवृत्ति चल रही है देश के अंदर, और तानाशाह प्रवृत्ति तो देश जा रहा तानाशाह की तरफ, वो उसका एक नमूना है। हर राज्य में आपने बनाया। गणेश जी, ये आपने बयान पूरा सुना होगा, ये ढोली घोड़ा क्या है, पहले तो ये समझा दीजिए। देखिए, हमारे यहाँ मारवाड़ में खास तौर से जब शादी ब्याह होते हैं तो उस वक्त कुछ लोग होते हैं जो इस तरह के प्रोफेशनली उसमें एक घोड़ानुमा चीज पहन करके और फिर उसको लेकर के डांस करते हैं। तो बिल्कुल उस पर उनको लगता है कि वो घोड़े पे बैठे हुए हैं या दूसरों को जिताना चाहते हैं कि जैसे घोड़े पे बैठे हुए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। उनकी सेट वो सारा सिलसिला है, कैसे डांस करेंगे और कैसे वो घूमेंगे। वो ये बड़ा कॉमन है मारवाड़ के अंदर शादी ब्याह में इस तरह से होना। तो ये संसद में जिस तरीके से मंत्री मोदी जी के मंत्रिमंडल में जो लोग हैं उनको वो कह रहे हैं कि साहब उस तरीके से हुक्म मानते हैं, उस तरीके से उनके समर्पण भाव पर एक तरह का व्यंग है ये मुख्यमंत्री का, कि जिस तरीके से वो समर्पित रहते हैं उसके अलावा कुछ नहीं। मतलब उनकी हैसियत जैसे कुछ भी नहीं है, बस वो तो जिस तरीके से इशारे पे जैसे वो ढोली घोड़ा वाला घोड़ा करता है वैसे ही वो लोग कर रहे हैं, ये कहना चाहते थे। और दूसरा ये जो बता रहे हैं कि किस तरीके से राजस्थान के मुख्यमंत्री का चयन हुआ, वो तो दरअसल बड़ा आश्चर्यजनक था। इसलिए आश्चर्यजनक था, और अगर वो आप बता रहे थे कि अगर वो अगर पर्ची देनी थी तो गाड़ी में दे दी होती राजनाथ सिंह जी को। तो मोदी जी जानते नहीं है क्या कि वसुंधरा जी का क्या तेवर है और क्या नक्शा है, किसने राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को स्वतंत्र रूप से निर्वाचित करवाया। मतलब स्वतंत्र यानी बिगैर गठबंधन की सरकार, पहली सरकार वसुंधरा जी ने तो दी। उनका अपना एक नजरिया, उनका अपना एक डेवलपमेंट का मॉडल है, उनका अपना एक सिलसिला रहा है। और वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि अब चूंकि राजस्थान में पुनः भारतीय जनता पार्टी के बहुमत आया तो मुख्यमंत्री वही बनेंगी, ऐसा सोचा जा रहा था। और जब वो बिल्कुल विपरीत इस तरह का सिलसिला, तब ढोली घोड़ा होता है जहां पर तो पर्ची से ही वहां पर मुख्यमंत्री बनते हैं। अब वो मुख्यमंत्री कह रहे थे कि तो मुझे तो पता ही नहीं था, और मुझे ये पर्ची से पता लगा कि साहब मैं मुख्यमंत्री हूँ। ये वो बड़ी विनम्रता से कहते हैं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी में छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी क्या कितना महत्व मिलता है। वो अपने को ऐसा कह रहे थे, लेकिन हकीकत में तो जो कुछ तालमेल होगा वो मोदी जी के और या केंद्र के जो लीडरशिप है उसके साथ में होगा। क्योंकि अब मोदी जी बिल्कुल वैसे है कि सावरकर और हेडगवारकर और श्यामा प्रसाद जी के बाद में अगर कोई आदमी जाना जाए तो नरेंद्र मोदी होना चाहिए, वो उसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। इस तरह का सारा व्यवहार है और इस तरह का सारा प्रचार हो रहा है, तो वो कर दिया। लेकिन ये जो दृश्य है जिस तरह के देखने को मिल रहे हैं कि मंत्रियों की सारी ताकत कहीं और है, मंत्री सिर्फ साइन करते हैं, बाकी सारे काम कैसे ब्यूरोक्रेट्स करते हैं। वो ब्यूरोक्रेट्स भी जिनको दीक्षा मिली है गुजरात मॉडल के माध्यम से, उनके हाथ में सब कुछ दिया गया है। अब ये सब चीजें अगर होंगी तो कुछ अब देखिए, लेकिन जब उनको ही ऐतराज नहीं, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को ही ऐतराज नहीं, तो अगर हम कोई टीका टिप्पणी करेंगे तो उसका क्या मतलब। लेकिन इसका एक मतलब है कि एक नजीर जा रही कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में भी इस तरह का होता है। संसदीय परंपरा और प्रजातंत्र में जो लोग जनता के माध्यम से इलेक्ट होकर के आते हैं उनका अपना वजूद समझा जाता था, लेकिन ऐसा लगता है कि अब उनका वजूद नहीं है। उनका वजूद अब आला कमान के माध्यम से ही है, प्रदेश संगठन भी कुछ नहीं, आला कमान के माध्यम से। तो ये इस तरह की आलोचना तो करेंगे। देखिए जब मूल्यांकन होगा तो इसी तरीके से होगा कि भाई प्रजातंत्र में सरकार कैसे चलती है। तो लग यूं रहा है जैसे कि ऊपर से कुछ कठपुतलियां बिठा दी और उनको जैसे चाहते हैं वैसे आप डांस करा रहे हैं। ये अच्छा दृश्य नहीं है। दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनमें 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स में से
एक को क्या दिया और एक को क्या दिया, दोनों ही के अनुभव का तो कोई उनका सिलसिला ही नहीं है। दोनों सांसद रहे या एमएलए रहे, लेकिन इससे तो राज चलाने का सिलसिला बनता नहीं है। वो मुख्यमंत्री जो राजस्थान वाले पूर्व मुख्यमंत्री बोल रहे थे, तो इसीलिए तो बोल रहे थे कि भाई ये कैसे हो सकता है, इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंट कैसे। देखिए करामात तो मोदी जी की पर्ची से जो चीफ मिनिस्टर बनते हैं और उसके बाद में जो मंत्री बनते हैं वो कर सकते हैं, ऐसा लग रहा है जी। ये पर्ची की बात आ रही थी कि पर्ची सरकारें दिल्ली से पर्ची आती है और वहां से जो सब कुछ तय होता है, तो वहां तक ठीक था कि वहां आला कमान बैठा है, पार्टी का आला कमान बैठा है और जिन्होंने सीएम को बनाया वो भी वहां बैठे हुए, तो वहां से दिल्ली का दखल तक समझ में आता था कि दिल्ली का दखल चल रहा है। मगर जो अब नई बात यह है, जो दो बड़ी बातें कही, एक तो चीफ सेक्रेटरी को लेकर कि वो कार्यकारी सीएम की तरह काम कर रहे हैं, अपनी अलग सत्ता चला रहे हैं, पर एक डिप्टी सीएम वो सीएम से ज्यादा पावरफुल है। तो अब तो ये नीचे भी मुख्यमंत्री की अपनी सरकार में अगर अफसर ज्यादा पावरफुल है, दूसरे मंत्री ज्यादा पावरफुल है, तो यह बहुत सारे पावर सेंटर बन रहे हैं राजस्थान में। देखिए ये सच है, लेकिन जब आप पार्लियामेंट्री सिस्टम में आप एक पूरा बदलाव कर रहे हैं अपने पार्टी के स्तर पर, जिस पे कोई ऐतराज नहीं कर रहा है, अखबारों में एडिटोरियल लिखे जा रहे हैं, अखबारों पे कोई समीक्षा की जा रही है, वो पहले तो ऐसा हुआ करता था। जैसे अगर मैं किसी अखबार का संपादक होता तो मैं तत्काल लिखता कि क्या हो रहा है, मजाक है ये जनतंत्र का हिस्सा थोड़ी है। आप इतने ये फौज थोड़ी खड़ी कर रहे हैं, ये जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, इनको आप सम्मान दे रहे हैं, काम दे रहे हैं, आपकी अपनी आइडियोलॉजी विचारधारा के मुताबिक इनसे काम करवाइए, लेकिन ऐसे थोड़े कि आपने बांध करके इधर से उधर कर दिया, इधर से उधर कर दिया। और साथ साथ में जिस नौकरशाही को आप ये मान के चलते रहे, ये कहते रहे कि जनता के लोक सेवक हैं, उनका ट्रांसलेशन भी ये होता है लोक सेवक, तो लोक सेवक तो यहाँ लोक शासक हो रहे हैं। तो लोक शासक ही सारा सब कुछ करते हैं, और ये जो निर्वाचित लोक सेवक हैं वो उनके सामने खीसे निकालते हुए बैठे रहते हैं। तो ये ऐसे दृश्य बन रहे हैं, तो इसकी मजाक तो उड़ेगी निश्चित रूप से। इसे आप अनुशासन कहें, आप इसे अपने गर्व आप अपनी उसमें कुछ भी कह दें कि साहब हमारे दल में सब बिल्कुल इस पे कोई ऐतराज नहीं होता, तो आपका दल कोई भेड़ों का दल थोड़ी है। जनता तो निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपना अपेक्षा करते हैं कि वो अपनी किस्म से काम करेंगे। जब आप अपने किस्म से काम करने की स्थिति में ही नहीं, तो आप किस लिए निर्वाचित हुए हैं? जनता पूछेगी नहीं, कभी पूछ सकती है, जब भी नाराज होगी तो पूछ लेगी क्या आपने ये सब क्या किया, वहां जाके बैठे रहे, आपका तो सेक्रेटरी ही हमारी आपकी हुक्म को नहीं मान रहा था, ये बोलेंगे ना। इस बोलने से बचने के लिए आप क्या कीजिएगा? लेकिन ये मोदी जी का मॉडल है, इसको आप क्या कीजिए, जैसा है वैसा चल रहा है। अब दूसरे लोग आलोचना कर रहे हैं, और अब पुरानी सरकार के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, तो उनके कहने से क्या होता है? ये कहना भी हो तो आप विधानसभा में बोलिएगा, कह दीजिएगा, उससे क्या होता है? अगर उनको ऐतराज नहीं है, हमारी मर्जी है, हम कैसे बैठते हैं कैसे उठते हैं अगर जनता अगर स्वीकार कर रही है तो क्या ऐतराज हो सकता है? लेकिन लोकसभा में इन सब सवालों के जवाब देने पड़ेंगे इन चुनावों के बीच में। फिर से पूछेंगे लोग कि ये पर्ची से कैसे काम चला। ये ये तो अपने बुजुर्गों से, अपने वरिष्ठ और लोगों से पूछ करके आगे बढ़ने का सिलसिला होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी में। उसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ेगा निश्चित रूप से। जनता कहेगी कि जब वहीं से दिल्ली से सब कुछ हो रहा है तो तुम क्या करोगे भाई? तुम कुछ भी निर्वाचित हो जाओ, कुछ हो जाओ, कुछ नहीं। तो अब जिनको आप निर्वाचित करेंगे लोकसभा के लिए, वो कैसे लोगों को निर्वाचित करेंगे? किनको आप टिकट दे रहे हैं, किनको आप बना रहे हैं? ये जो प्रशस्ति गान वाला सिलसिला है, ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में अच्छा नहीं है। हम तो उस जमाने से देख रहे हैं, जब मिसेस गांधी का प्रशस्ति गान देखा हमने आपातकाल से पहले, नतीजा देख लीजिए क्या हुआ, कैसे उनको कितनी मेहनत करके वापस खड़ा होना पड़ा। ये नतीजे हमने देखे हैं। यही बोल रहे हैं कि अगर ऐसा ही कुछ होगा तो बिल्कुल वैसा ही सिलसिला बनेगा कि लोग प्रशस्तियों को लोग ज्यादा वक्त तक पसंद नहीं करते। अब कोई उनको क्या कह रहा है, जैसा उनके जैसा कद बना दिया है उसमें कोई सुनने की संभावना ही नहीं है, और हमारी जमात उस पर कोई सवाल ही नहीं उठाती है जो उठाती है तो बहुत अलग किस्म से बिगड़ प्रशस्ति की कोई बात आगे करती नहीं है। तो उसी का नतीजा है सारा। हम चौथा स्तंभ जो हमारा बैठा है, हम क्या कर सकते हैं? हम भी तो यही बता सकते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में ऐसा होता है, लेकिन इस पार्लियामेंट्री सिस्टम को अगर आप किसी अलग तरीके से इस्तेमाल करने लगेंगे कोई क्या कर लेगा? अब ये जो
विपक्ष आरोप लगा रहा है सब ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स, ये सब क्या है? ये तो मजाक है। मेरा ख्याल है कि ये इन सब बातों को हमारे केंद्र के नेताओं को सोचना चाहिए, और खासतौर से जिनकी जवाबदेही राजस्थान में है उनको सोचना चाहिए। खासतौर से हमारे कानून मंत्री को, जो कि इस वक्त कानून मंत्री बने बैठे हैं, सांसद मंत्री जो है, उनको सोचना चाहिए कि वो अपने राज्य में क्या जवाब देंगे इन बातों का। मतलब हमें कोई दंड तो देंगे नहीं, लेकिन क्या जवाब क्या देंगे? पूछेंगे लोग ना कि आप ये क्या कर रहे हैं। आप तो वहाँ कानून मंत्री है, कोई हमारा जल मंत्री है, कोई सारे पावरफुल लोग हैं हमारे जो बैठे हुए हैं वहाँ, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? यहाँ पर जो यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स जिस तरीके से काम करने लगे हैं, तो फिर उनकी क्या जरूरत है? वो ठीक है, वही कर लेंगे, आप बैठे रहिए हस्ताक्षर मशीन बन करके। तो ये इनकी चर्चाएं तो होंगी, ऐसा ऐसा नवीन जी, इनको रोका नहीं जा सकता। और ये पार्लियामेंट्री सिस्टम के बिल्कुल विपरीत है। कोई बोले या ना बोले, हम लोग तो बोलेंगे, बोलना चाहिए हमें, ताकि इतिहास में ये ना कहा जाए कि सारे मुंह और सारी कलमें बंद हो गई थी या उनके समर्थन में जुट गई। हम चाहते हैं जो लोग निर्वाचित हुए हैं तो उनको सचमुच में सम्मान मिलना चाहिए, सम्मान से पेश आया जाना चाहिए। हमारी कोई इत्तेफाकी या ना इत्तेफाकी वो अलग बात है, लेकिन उनके अधिकारों की रक्षा के लिए तो हम खड़े होंगे ना। उनके भी अपने अधिकार हैं, सिस्टम का अपना एक फ्रेम है जिसमें काम होता है, उस फ्रेम को आप कैसे तोड़ रहे हैं, उसका जवाब दीजिए। जी। जो चीफ सेक्रेटरी की बात आई है वो शायद इसलिए भी आई है कि जो राज्य में तबादले हो रहे हैं लगातार, आईएएस अफसरों के, आईपीएस के, आरएस अफसरों के, करीब 3 दर्जन लिस्ट आ चुकी है, अभी 3 महीने सरकार को होने वाले हैं। और जो सारी लिस्ट आई है वो जब नए चीफ सेक्रेटरी आए हैं उसके बाद के 2 महीनों के अंदर सारी लिस्ट आई है। उसके पहले जब 15 दिन जब चीफ सेक्रेटरी पुराने थे और मुख्यमंत्री बच चुके थे तब एक भी लिस्ट नहीं आई थी। उसको लेके भी शायद ये माना जा रहा है कि पूरा प्रशासन जो है सिर्फ चीफ सेक्रेटरी चला रहे हैं, अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो चीफ सेक्रेटरी कर रहे हैं, शायद उसमें मुख्यमंत्री का कोई रोल ही नहीं है। नवीन जी, इसमें कोई शक नहीं कि राजस्थान के जो वर्तमान मुख्य सचिव हैं बहुत काबिल आदमी है। हमने देखा है ना उनको, इतने अरसे से देख रहे हैं, जब वो जवान थे और इतने बड़े अफसर नहीं थे तब से देखा है, तो उसमें कोई शक नहीं। लेकिन नौकरशाही की भी अपनी आचार संहिता होती है, अपना अपना एक नॉर्म होता है, एक रूल बुक होती है जिसके मुताबिक काम करना चाहिए। तो वो सब भी वो उनको देखने की जरूरत है। लेकिन चूंकि शासन सारा ही ऐसा हो रहा है, तो वो भी क्या, उनको अगर जिम्मा सौंपा है कि कैसे कैसे लोग कहाँ कहाँ बैठने चाहिए, कैसे रेस्पॉन्सिव होना चाहिए सरकार के प्रति, उनको कैसे सरकार को उसकी मदद हो सकती है, तो विकास के साथ साथ में मदद का सिलसिला भी जुड़ गया है ना, कि मदद भी होनी चाहिए, हमारे संगठन की, हमारे सरकार की मदद होनी चाहिए। इससे अब वो और आजकल जाकर के जगह जगह हर दफ्तर में वो देखते हैं कि कौन टाइम से आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, तो अच्छा लगता है ये। लेकिन ये काम तो रहा है, ये जो निर्वाचित लोग हैं इनका क्या काम है फिर? जो जनता की परेशानियों को जाकर के देखें और समझें, इनका क्या काम है? एक वो जो हमारे जयपुर से निर्वाचित स्वामी जी हैं, वो जो मीट की दुकानें बंद करने निकल गए थे तत्काल, तो अब क्यों नहीं निकल रहे वो, अब क्यों नहीं जा रहे भाई, कि क्या सिलसिला है? अब आपको कानूनी सारी वो सब मिला है तो आप जो वो, लेकिन एक अलग किस्म का एजेंडा है जो रुका जाना चाहिए। हमारे यहाँ सब कुछ बड़ा सौहार्द का सिलसिला रहा है, उस सौहार्द के सिलसिले में सबका वो होना चाहिए। तो वो तो उनके अधिकार छीन रहे हैं, लेकिन वो कोई बोलता नहीं है। और जिनके पास में अधिकार है वो थोड़े दिन बाद में अगर ये लोग अगर कुछ बोलेंगे तो शायद दिल्ली से कुछ आएगा, तो उसके बाद में सब चुप हो जाएंगे, ऐसा लगता है। दिल्ली बहुत हावी है, मोदी जी का मॉडल बहुत जोरों से राजस्थान में लागू हो रहा है। पर्ची से चला था और आज यहाँ तक पहुंच गया है। जितने भी निर्वाचित प्रतिनिधियों खामोशी के साथ में बैठे रहते हैं, कोई भी एक स्वर नहीं निकालता कि ये कैसे हो रहा है, ये गलत हो रहा है, या इस अफसर ने ये कर दिया। ऐसा कहने की किसी की मेरा ख्याल है कि कोई हिम्मत है नहीं। क्योंकि मैंने कहा ना कि एक बेसिक फर्क है, लोक सेवक निर्वाचित होता है, लोक सेवक नौकरी पेशा होता है। तो नौकरी पेशा लोक सेवक है, उसको निर्वाचित लोक सेवक की बात माननी होती है, हुक्म बजाना होता है, सलाम करनी होती है। अब उल्टा हो रहा है सब कुछ, जिनको काम करवाना है वो जाते रहते हैं सेक्रेटरी के पास, मंत्री जी कहते हैं जाओ, चले जाओ उनके पास में जाके बात करो। ये उल्टी राग चल रही है राजस्थान में। इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं, कभी नहीं हुआ।
शायद उसका कारण भी यह है कि सुधांशु पंत काफी सीनियर आईएएस हैं, राजस्थान में रहे हैं, राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी को समझते हैं, यहाँ की समस्या को समझते हैं, और उनके मुकाबले मुख्यमंत्री खुद बिल्कुल नए हैं, पहली बार किसी सरकारी पद पर बैठे हैं, अनुभव उनके पास नहीं है प्रशासन का। इसीलिए अशोक गहलोत ने शायद उन्हें टारगेट किया है। वैसे एक बात और है, जो हरियाणा से जो अभी यमुना के पानी को लेकर, जो समझौते को लेकर विवाद चल रहा है, हरियाणा के सीएम ने जो कहा है कि बिल्कुल पानी हम नहीं देंगे और जो बरसात का अतिरिक्त पानी होगा सिर्फ वो आएगा, उसको लेकर काफी आलोचना हो रही है, कांग्रेस ने भी यहाँ निशाना साधा है। वहां हरियाणा के सीएम ने कहा है, मगर जब यहाँ से राजस्थान सरकार को सफाई देने की बात आती है तो राजस्थान सरकार की तरफ से कोई आगे नहीं बढ़ता है। भाजपा कार्यालय में जाके घनश्याम तिवाड़ी की मदद लेनी पड़ती है, राज्यसभा सांसद की, कि वो इस बात पर जवाब दें। और जो सरकार के मंत्री हैं, जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत है, वो चुपचाप वहां बैठे होते, तो ना मुख्यमंत्री बोल रहे हैं ना मंत्री बोल रहे हैं। ये भी शायद वो अनुभवहीनता है जिसके कारण से पर्ची सरकार कही जा रही है, कि सरकार के पास कुछ भी नहीं है बताने के लिए, या कैसे इश्यू को हैंडल किया जाता है वो नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, राजस्थान के पास में निर्वाचित हमारे पूर्व मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे, जिन्होंने पूरे राजस्थान की डेवलपमेंट का एक अलग मॉडल बनाया। चाहे वो मॉडल कितना कारगर रहा कितना नहीं रहा वो अलग बात है। तो उसी तरीके से हमारे घनश्याम तिवाड़ी हैं, जिन्होंने इन सब बातों को समझते हैं, जो विधानसभा में खड़े होकर के चर्चा करते रहे, मंत्री रहे तब भी और विरोध में रहे तब भी, और उसके बाद में कहीं गए भी तो वापस भारतीय जनता पार्टी में हैसियत के साथ में आ गए। तो इनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा? ये बड़ा आश्चर्य का विषय है ये, कि जिन लोगों के पास में अनुभव है, जिन लोगों की कमिटमेंट पार्टी के लिए है, जिसको स्वीकार करती है पार्टी, संघ भी मानता है, हर पार्टी भी मानती है। जैसा कि कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में वही होता है जो संघ तय करता है, तो संघ भी मानता है वो। तो ऐसे 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 लोगों के रहते हुए, ऐसे प्रतिबद्ध और प्रशिक्षित लोगों के रहते हुए, आप क्यों इस तरह का सिलसिला कर रहे हैं? पता ही नहीं कि ये पूछा, लोगों ने कहा ना कि वो सब पब्लिक कीजिए, जो एमओयू आपने साइन किया है वो सारा का सारा पब्लिक कीजिए ताकि जवाब दे सके। वो मंत्री जी को पता नहीं, इसलिए घनश्याम जी ने अपने साथ में लेके बातें की है। तो ये पब्लिक होना चाहिए ना। आरोप लगा रही है विपक्ष, तो ये आरोप लगा रहा है कि साहब आपने वो जो ईआरसीबी में भी जो किया उसमें राजस्थान को बड़ा नुकसान हुआ है और इसमें भी बहुत नुकसान हुआ, तो पब्लिक कर दीजिए उन एमओयू को, उनको क्यों छिपा रखा है? वाजिब बात है। आला कमान की जीत थी, या जो आइडिया था कि बिल्कुल नई सरकार बनाएंगे, मंत्रिमंडल भी नया होगा, और उस चक्कर में वसुंधरा राजे को दरकिनार किया गया, उनके जो साथ के अनुभवी मंत्री थे उन सबको भी हाशिए पे डाल दिया गया। शायद ये उसी का नतीजा है कि आज अब सरकार, मुख्यमंत्री भी कमजोर पड़ रहे हैं, उनके पास अनुभवी मंत्री भी नहीं है जो जवाब दे सके। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप। मंत्री भी नहीं है और जवाब भी नहीं है, और साथ साथ में इनके विपक्ष के लिए आपने बड़ा सरल काम कर दिया। लोकसभा के चुनाव में जहाँ विपक्ष को या कांग्रेस को सिर्फ 0 सीट मिली थी, अब देखिए उसके परिणाम क्या होंगे, क्योंकि जनमानस सब देखता है, वो नतीजे भी निकालता है। वो फिर जुमलों से पार नहीं पड़ती, वहाँ पर्ची नहीं भेज सकते आप जनमानस के पास में कि ये पर्ची से काम हो जाएगा, ये नहीं होगा। ये इसके नुकसान होंगे। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम के बिल्कुल विपरीत है जो कुछ हो रहा है, और इसमें बात की जानी चाहिए। ये पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग, प्रदेश संगठन के लोग बात क्यों नहीं करते, एमएलए बात क्यों नहीं करते, क्यों नहीं इन सब चीजों को डेमोक्रेटिक तरीके से सोचते। जो उनकी अपनी इच्छा है, इसके लिए तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं। तो लोकसभा चुनाव में अगर भजनलाल सरकार का जो अभी तक परफॉर्मेंस है, जो उस तरह की छाप वो नहीं छोड़ पा रहे हैं, हालांकि मजबूरियां कुछ भी रही हो, पर जो संकट है और सरकार का जो परफॉर्मेंस है, अगर वो अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाती है तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। और फिर अगर नुकसान उठाना पड़ा तो फिर हो सकता है आगे भजनलाल सरकार को इसका नुकसान उठाना पड़ जाए। देखिए नवीन जी, बड़ी समझदारी के साथ में एक काम करते हैं। मोदी जी के नाम पे इलेक्शन लड़ा गया है, कमल के फूल के लिए इलेक्शन लड़ा गया है, और मोदी जी की गारंटियों के लिए इलेक्शन लड़ा गया है। अगर कोई भी काम होता है तो भजनलाल जी को आप वो नहीं बना सकते। भजनलाल जी को पर्ची से आप ही ने बनाया, ये सारा कुछ सब फैसला आपने कहा, तो भजनलाल जी क्या करेंगे इसमें? भजनलाल जी को जो भी कहा जाता है भजनलाल जी निभा रहे हैं ना। अगर इनकार कर रहे हैं कि साहब प्रधानमंत्री के कोई किसी निर्देश को माना नहीं, या
राज्य सरकार उसके विपरीत जा रही है, तब तो कोई बात होती। तो बिल्कुल बाकायदा सारी बातें दिल्ली के मुताबिक होती है, तो उसके बाद में कैसे इसका मतलब पराजय का कारण होगा? तो एकमात्र कारण सिर्फ प्रधानमंत्री होंगे, हमारे भजन लाल जी नहीं होंगे। उनका कोई दोष नहीं है इसके अंदर, वो बात स्वीकार नहीं की जाएगी। जी चलिए, एक आखिरी सवाल है आपसे, क्या भजन लाल शर्मा अब इस पर्ची सरकार के लेवल से कभी मुक्त हो पाएंगे, अपना कोई वजूद बना पाएंगे? अब तक की जो उनका आपने 3 महीने का काम काज देखा, उससे लगता है आपको? देखिए, एक बार पहले भी ऐसा हुआ था, जब वसुंधरा जी प्रतिपक्ष की नेता थी, तो राजनाथ सिंह जी ने कुछ आदेश दिए थे, तो उन्होंने नहीं माने और वो फिर बड़े नाराज भी हुए थे। लेकिन उसके बाद में जब गडकरी जी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उन्होंने जो बड़े मुलायम शब्दों में जब वसुंधरा जी को आते, तत्काल उन्होंने प्रतिपक्ष के नेता पद से इस्तीफा दे दिया, गई दिल्ली और अडवाणी जी को दिया और अपने संगठन की होगी। तो टैकल करने का तरीका होता है, ऐसा नहीं होता है कि आपने आदेश दे दिया और आप मान लीजिए, ऐसा नहीं। तो भजन लाल जी को मौका दिया है, लेकिन भजन लाल जी को हैसियत नहीं दी। नाम तो दिया है चीफ मिनिस्टर, लेकिन सब कुछ आप ही कर रहे हैं, वहां से सब कुछ आप ही डिसाइड कर रहे हैं, तो फिर ये सरकार क्या कर रही है? या ब्यूरोक्रेट्स ही कर रहे हैं, तो फिर सरकार क्या कर रही है? इस एलिगेशन से आजाद होने के लिए भजन लाल जी को स्वयं को सोचना चाहिए, क्योंकि वो किसी की कृपा पे तो निर्वाचित हुए नहीं, सहयोग से या आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बने हैं। तो आशीर्वाद को सम्मान दीजिए और सहयोग का ख्याल रखिए कि कैसे आगे इस राजस्थान को चलाना है, कैसे वो करना है। ये तो उनको सोचने की बात है। हम कहेंगे तो ये लगेगा कि हम कोई जैसे भड़का रहे, हम भड़का नहीं रहे, हम तो जो नजर आ रहा है उसका बयान कर रहे हैं। जी, तो 4 PM राजस्थान से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सैनी साहब आपका। नमस्कार। तो ये ओम सैनी जी थे जो बता रहे थे कि भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री तो बना दिया गया है, वो मौका जरूर दिया गया, लेकिन आगे मौके उनको नहीं दिए जा रहे हैं कि वो खुद को साबित भी कर सकें। और जब तक दिल्ली से दखल रहेगा, ऊपर से निर्देश आते रहेंगे, चाहे वो अफसरशाही के पास हो, चाहे नेताओं के मंत्रियों के पास हो या संगठन के पास हो, तब तक भजन लाल शर्मा शायद खुद को साबित भी नहीं कर पाए और वो पर्ची के मुख्यमंत्री ही बनकर पर्ची सरकार के लेवल से कभी छुटकारा भी नहीं पा सकेंगे।